वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी DT+B TGT सोशल साइंस की। और यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जितने भी PYQs हैं वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है इसी चैनल पर, और पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है PYQs आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप DT+ भी ले लें, SSC ले लें, कुछ भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें PYQs बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से तो PYQs को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर उसे एनालाइज करके जाइए, क्योंकि पेपर में वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेबस वही है, तो उससे रिलेटेड जो होगा वही पूछा जाएगा। जैसे आपको पता है हमारे DT+ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो अगर आपने मतलब कि देखा है उसके मतलब कि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो किस डेट पे बुलाई गई थी, तो कई बार आपको वो डेट देख के फिर वो पूछ लगा इस डेट को मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन सा मेन इवेंट हैपन हुआ था या फिर क्या हुआ था। तो मतलब कि ऐसे आगे पीछे करके आपका कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके घुमा दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप PYQs देखते हैं तो आपको एक साथ 8-10 क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर आप उन्हें नोट कर लेते हैं और उसे क्या कहते हैं, याद कर लेते हैं, फिर आपका पेपर क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आपको पता है कि इस 2025 के एंड तक DT+B एग्ज़ाम कंडक्ट करने लग गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे गए हैं वो सारे क्या होंगे 2025 के एंड तक DT+B एग्ज़ाम्स अपने ले लेगा। सो हम चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है, इसको लेक्चर को हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हमारा 9 सितंबर 2021 का है। ये पेपर 9 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। और आपको पता है DT+B में वैकेंसीज़ बहुत ही लेट आती हैं, लास्ट आई थी 21 में और अब आई हैं 25 में। तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करिए ताकि क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम कई बार क्या होता है कि एज वगैरह का इशू आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब निकलेंगे, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। और मैंने इस वीडियो के 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आज मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते जा रही हूँ। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो बना रखी है TGT सोशल साइंस की प्लेलिस्ट को ज़रूर मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि आप हर एक वीडियो से उस प्लेलिस्ट तक जा सके। और जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखें। हार्डली 20 to 30 मिनट्स की वीडियोस हैं, वो एक दिन में आप आराम से 20-20 वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो आज की सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मतलब कि मैं वीडियो को अपलोड करूं, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को अपलोड करती हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो आपके फ्रेंड्स DT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 41 है, अ फुली स्प्रेड क्लाइमोग्राफ रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी जो क्लाइमोग्राफ होता है वो कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, मानसून टाइप को, मेडिटेरेनियन टाइप को, ड्राई कॉन्टिनेंटल टाइप को, या फिर ब्रिटिश टाइप को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्लाइमोग्राफ होता है वो जो ब्रिटिश टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उनको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ अ
इफ़ ए रिप्रेजेंट इंसेक्ट्स, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसेक्ट्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है हॉक को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्नेक को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रॉक्स को। इसमें हमारा फूड साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने इसको पढ़ा होगा फूड चेन को, कि जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कौन खाता है, फ्रॉक खाता है, फिर फ्रॉक को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। तो हमसे सीरीज पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, इंसेक्ट्स, इसको कौन खाएगा, फ्रॉक। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर डी। तो ये सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। सो राइट आंसर क्या है हमारा, ए डी सी बी, यानी इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, फ्रॉक, फ्रॉक को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। सो विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज इन इज करेक्टली सिक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन द एटमोसफेयर। तो आपको पता है हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, और इसमें पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमसे पूछा हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस को। तो हाइड्रोजन है, मीथेन, आर्गन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, और जीनॉन है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हीलियम और जीनॉन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, तो लास्ट में सबसे पहले नाइट्रोजन आना चाहिए या तो फिर ऑक्सीजन आना चाहिए। थर्ड है हमारा आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्साइड जो है वो आर्गन के मुकाबले कम है। नेक्स्ट है हमारा मिथेन, आर्गन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये भी गलत हो गया। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर या तो नाइट्रोजन आना चाहिए या तो ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर सेकेंड नंबर पे क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन आता है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सबसे कम हमारा हाइड्रोजन है, फिर मिथेन आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। और अगर मैं आपको करेक्ट ऑर्डर बता दूँ, तो हमारे करेक्ट ऑर्डर जो है कंपोजिशन ऑफ एयर का इन एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, डेट इज़ 78% नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पे आर्गन, डेट इज़ 0.9%, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, देन हमारा क्या आते हैं, अदर गैसेस आते हैं, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैसेस होती हैं वो सारी किस में आती हैं, लेस देन 1% के अंदर आ जाती हैं सारी गैसेस। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर हमारा क्या आता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इन सॉइल हॉरिजन द आर लेयर रिप्रेजेंट। तो आपको पता होगा सॉइल का हॉरिजन होता है, जिसमें सॉइल के टाइप्स को डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे वाली सॉइल में अनवेदर्स रॉक्स आती हैं, जो पत्थर की फॉर्म में होती हैं, फिर वेदर रॉक्स आती हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उसके बाद अदर उनके फॉर्म्स आते हैं। तो आर जो उसमें होता है लेयर, वो किस चीज़ को, तो ये लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। तो आर लेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसोलिडेटेड सॉइल्स को, सिलिकेट क्ले मटेरियल को, या ऑर्गेनिक मैटर को, या फिर वेदर पेरेंट मटेरियल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कंसोलिडेट रॉक्स जो होती हैं, यानी जो समय की चट्टानें होती हैं जिन पे अभी वेदरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर लेयर बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। जैसे ये क्या है, हमारी अनवेदर पेरेंट रॉक्स है। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टली वेदर। देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी वेदरिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि वो सबसे नीचे होता है। बी होती है हमारी सब सॉइल, जिनमें डिपॉजिट मिनरल्स एंड मेटल्स आ जाते हैं। फिर ई होता है हमारा इलोविएशन लॉयल, जिसमें लीचिंग और मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स आ जाते हैं। फिर टॉप सॉइल आती है, जिसमें मिनरल और ह्यूमस होते हैं। ओ कौन सा होता है, हमारा ह्यूमस होता है। तो आपको इस लेयर को याद करना है, OAE BCR। इस लेयर को आप बिल्कुल इस सीरीज़ में याद रख लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा खारदुंगला पास इज सिचुएटेड इन। तो मैं आपको वो कर रही हूँ कि आप जो है, जो भी जितने सारे पासेस हैं उनको अच्छे से कॉपी अपने नोटबुक में नोट करके, और सारे पासेस कौन से स्टेट को किस स्टेट से या किस कंट्री से कनेक्ट करते हैं इंडिया को, उन्हें याद कर लीजिए। क्योंकि जितने भी मैंने पेपर कराए हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपके 1 मार्क पक्का ऐड हो जाएंगे, नहीं तो फिर 1 मार्क आपको नहीं मिलेंगे। तो आप जितने भी पासेस हैं
उन्हें अच्छे से लर्न कर लें। और ज़्यादातर ये नदर्न इंडिया के ही पासेस पूछ रहा है, तो आप नदर्न इंडिया की याद कर लीजिए। सदर्न के थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकता है। तो खारदुंगला दर्रा जो है वो किस डैश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर लद्दाख में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये सारे पासेस हैं हमारे नदर्न इंडिया के। तो अगर मैं आपको बताऊं तो लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो आघिल पास है, काराकोरम पास है, जोजिला पास है, चांगला पास है, खारदुंगला पास है, तांगलांग पास है, बारालाचा पास है, एमिसला पास है और सिपकिपला पास है। तो मैं तो आपको ऐसे मैंने लर्न करा कि जितने भी ला वाले हैं वो सारे क्या हैं? लद्दाख में हैं। बट एक दो ला वाले ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड में। तो जितने भी पासेस में ला लिखा है तो उनको आप एक बार अगर देख लेंगे, एक दो कौन से उत्तराखंड में, बाकी सारे किस में हैं? हमारे डेट इज़ लद्दाख में हैं। फिर बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल पास, ये सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर के पासेस हैं। तो ये क्या है? हमारे मेजर पासेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन्स कॉज बाय थंडरस्टॉर्म आर कॉल्ड चेरी ब्लॉसम? यानी भारत के किस राज्य में आंधी के कारण होने वाली बारिश को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? मेघालय में, गुजरात, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका ऐसा राज्य है जिसमें अगर आंधी के कारण बारिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो पासेस हो गए हमारे और जो लेक्स हो गए हमारे, ये क्वेश्चंस तो मस्ट है। तो इनको तो आप इंडिया में जहाँ भी मतलब कि जो हैं पासेस हैं, जो लेक्स हैं, उनको अच्छे से करके जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक ऑन द कोरोमंडल कोस्ट? तो कोरोमंडल कोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यानी कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लोकताक लेक है, पुलिकत लेक है, रेणुका लेक है या फिर कोलेरू लेक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट लेक। ये क्या है? हमारी सेकेंड, जिसे हम सॉल्टी वाटर लेक बोल सकते हैं या फिर ब्रैकिस वाटर लेक बोल सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर पुलिकट हमारा है। लोकेशन क्या है इसकी? आंध्र प्रदेश में है एंड तमिलनाडु अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट में है। टाइप ब्रैकिस वाटर लगून है, मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर चिल्का लेक। तो नंबर 1 पे कौन सा आता है? हमारा चिल्का लेक आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा पुलिकट लेक आता है सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर में नंबर 1 पे सबसे लार्जेस्ट लेक चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में आती है। और सेकेंड नंबर पे क्या है? हमारा पुलिकट लेक है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आता है। और साइज़ इसका क्या है? चिल्का के बाद सेकेंड नंबर पे आता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? होम टू पुलिकट लेक बर्ड। जो पुलिकट लेक की बर्ड्स होती हैं उनके लिए क्या है? होम है, सेंचुरी है। फेमस फॉर फ्लेमिंगोज एंड अदर माइग्रेटिव बर्ड्स। तो फेमस है ये फ्लेमिंगोज के लिए, और अदर जो माइग्रेट करके आती हैं बर्ड्स उनके लिए क्या है? ये लेक फेमस है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। द मालवा प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय द डैश। यानी मालवा प्लेटू को कौन बॉर्डर करता है? अरावली करती हैं नॉर्थ में और विंध्या रेंजेस करती हैं साउथ में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। सो हमारा सबसे पहले आपको प्लेट्यूज पता होने चाहिए। सो यहाँ पर ये रहा हमारा मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ में कौन सी हैं? अरावली रेंजेस हैं। और साउथ में कौन है? विंध्या रेंजेस है। तो नॉर्थ में कौन बॉर्डर कर रहा है? अरावली। और साउथ में कौन बॉर्डर कर रहा है? और हमारे ये ग्रीन वाला कौन सा? हमारा मारवाड़ प्लेट्यू है। ये सेंटर हाईलैंड्स हैं। ये बुंदेलखंड वाला है। ये बेघल खंड है। यहाँ पर क्या है? राजमहल हिल्स हैं। ये छोटा नागपुर है जो बिहार झारखंड में आता है। ये गरजहात हिल्स हैं। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं। यहाँ पे क्या है? डंडक आर्यन है। उसके बाद अगर हम देखें तो कर्नाटका है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र का भी प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है। और ये हमारे क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। ये क्या है? हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। ओके, सो आई होप यहाँ पे क्या होगा आपको जो हमारा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। अकॉर्डिंग टू कॉपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ
क्लाइमेट कोड क्लाइमेट टाइप इज करेक्ट। तो कॉपर्स ने क्लाइमेट को क्या कहते हैं डिवाइड करा था और उनको क्या कर दिया था, एक कोड डिवाइड कर दिया था। जैसे उन्होंने ऑप्शन पूछ रहा है कि एएस ट्रॉपिकल मॉइस्ट को बोल रखा है, डीपीएस मीजोथर्मल क्लाइमेट को बोल रखा है, एएमडब्ल्यू ट्रॉपिकल सवानास को बोल रखा है, या सीडब्ल्यूजी टुंड्रा क्लाइमेट को बोल रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एएस किसको इन्होंने डिनोट कर रखा था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट को बोल रखा है। सो यहाँ पर डिवीज़न है हमारा, जैसे ब्लू वाले जो भी पार्ट हैं सीडब्ल्यूजी किसको बोल रखा है, मॉनसून टाइप्स को बोल रखा है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप्स को विद क्या बोल रखा है इन्होंने, जो भी हमारे ग्रे वाले पार्ट हैं। उसके बाद ग्रीन वाले पार्ट को मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, और जो पिंक वाले पार्ट हैं हमारे उनको क्या बोल रखा है इन्होंने, स्टेपी क्लास क्लाइमेट बोल रखा है। सो इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कॉपन्स ने डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का शेयर है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, या फिर नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे जो पॉपुलेशन शेयर करता है वो क्या है हमारा एशिया, उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट आता है हमारा, अफ्रीका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू द वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी असेस्ड टू फंड द पॉइंट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कोस्ट, यानी कि औद्योगिक स्थान के वेबर मॉडल के अनुसार कम से कम परिवहन लागत के बिंदु को खोजने के लिए निम्नलिखित कारकों में से किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ लोकेशन का, या फिर वेट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, यानी स्थान की दूरी कितनी है और वजन कितना ले जाया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही फैक्टर्स क्या है इंपॉर्टेंट है, स्थान की दूरी और कितने सामान को लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं, दैट इज विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ द हुगली इंडस्ट्रियल रिवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हुगली कहाँ पर है, हुगली आपको पता होगा हमारे वेस्ट बंगाल में, जब गंगा डिवाइड हो जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, हुगली के नाम से जाना जाता है। बाकी जो एक पोर्शन होती एक ब्रांच होती है वेस्ट बंगाल में आती है, तो उसी ब्रांच कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। सो निम्नलिखित में से कौन हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं हैं, आयरन एंड स्टील है, जूट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, या फिर कॉटन है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जूट का क्या होता है, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड, तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप समर वाले सीजन में उगाई जाती हैं। सो ये पूछ रहा है हार्वेस्ट कौन से टाइम पे होती है, यानी इनकी कटाई किस टाइम पे होती है, अप्रैल मई में होती है, तो अप्रैल मई में इनको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में होती है, जैन फेब में होती है, नवंबर दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी सितंबर अक्टूबर के मंथ में इन्हें क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ पर हमारे क्रॉप्स के बारे में बताया गया है। तो खरीफ क्रॉप है, रबी और जैद। तो आपको पता होगा मॉनसून टाइप जो क्रॉप होती हैं ये हाई वाटर इनको चाहिए होता है, ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती हैं। नेक्स्ट क्या है इनका विंटर क्रॉप्स फरवरी से अक्टूबर से लेके फरवरी तक, यानी ये जुलाई तक सो हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए अक्टूबर चाहिए, और ये मार्च से जून तक इनको उगाया जाता है, जो हमारी समर क्रॉप्स होती हैं। अब अगर मैं आपको खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताऊं तो राइस जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, मैजे, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट्स, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल, ये जितने भी आइटम्स हैं ये किसके एग्जांपल है, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल हैं, जो मानसून टाइप क्रॉप होती हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मानसून टाइप में क्या किया जाता है, इन्हें सोन किया जाता है। और रबी क्रॉप्स होती हैं हमारी, विंटर क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड से क्या होते हैं हमारे विंटर्स की क्रॉप होती हैं। और जो समर की क्रॉप्स होती हैं लाइक हमारा वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फूडर क्रॉप्स हो गए, ये सारे क्या है हमारे जेड क्रॉप्स के अंदर आते हैं। सो आई होप अब आपको क्रॉप्स जो भी टाइप्स ऑफ इंडिया की क्रॉप्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54,
अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड, मतलब कि एक लार्ज एरिया पे किसी एक टाइप की हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को उगा रहे हैं, तो उसको कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं? इंटेंसिव फार्मिंग यानी सघन खेती, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वृक्षारोपण कृषि, ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी किसी लार्ज एरिया पर अगर हम कोई एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं या उसे कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? राइट मतलब इस तरीके इस टाइप के फार्मिंग को हम क्या बोल देते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं हम। इंटेंसिव में वो होता है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होती हैं? क्रॉप्स चाहिए होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकल कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, यानी शुगर केन को उगाने के लिए किस टाइप के जियोग्राफिकल कंडीशन की हमें ज़रूरत होती है? इट ग्रो बेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी अच्छे से होता है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन, यानी इसमें मिट्टी जो होती है वो अच्छी तरीके से सूखी होनी चाहिए। तीसरा है द नॉर्मल प्लांटिंग सीजन क्या है? अप्रैल मई, इसका क्या है? प्लानिंग सीजन या फिर प्लांटिंग सीजन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा? ऑप्शन होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। सो तो जियोग्राफिकल कंडीशन इज रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन इन इंडिया, यानी गन्ने को इंडिया में उगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं? इट इज़ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, तो ये ट्रॉपिकल भी है और एज सब ट्रॉपिकल भी है। रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको गर्म और ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए। और मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। इन स्टेट्स में क्या होता है? शुगर कैन की खेती काफ़ी अच्छे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। द इंडियन सैटेलाइट्स कार्टोसैट 1 लॉन्च इन 2005 इज अ, यानी 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक डैश है। वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है ये, जो मौसम पूर्व अनुमान उपग्रह बताता है। नेविगेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये क्या करती है? जो कार्टोसैट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी, ये क्या करती है? अर्थ को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइडल सी पोर्ट इन इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए टाइड्स क्या होती हैं। सो कौन सा सी पोर्ट है जो टाइडल सी पोर्ट है? कोची, कांडला, मोरमुगांव और इन्नौर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांडला पोर्ट जो है वो क्या है? नेचुरल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, सबसे पहला पोर्ट है। तो कांडला पोर्ट क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम देखें तो ये रहा हमारा कांडला पोर्ट, जो कि क्या है? एक नेचुरल पोर्ट है। और अगर हम देखें तो ये जो है हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं जो मैनमेड है, बाकी ये सारे क्या हैं? नेचुरल पोर्ट्स हैं। और कांडला पोर्ट क्या हो जाता है? इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? गुजरात के पोर्ट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। साफिर सिम्पसन स्केल इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ, यानी जो साफिर सिम्पसन स्केल होता है वो किसको मेज़र करता है? अर्थक्वेक को, हरिकेन को, वोल्केनो को, या फिर टोर्नेडो को। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेन यानी आंधी तूफान क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो सफ़ीर सिम्पसन जो स्केल है वो किसकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है? हमारे हरिकेन की यानी आंधी तूफान की इंटेंसिटी को मापने के लिए क्या किया जाता है? सफ़ीर सिम्पसन का यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं और इनको किन किन चीज़ों से मेज़र किया जाता है? तो अर्थक्वेक है हमारा, इसको हम जो हमारा रिक्टर स्केल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता होगा। और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है हमारे पास, और सिस्मोग्राफ्स है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा हरिकेन, हरिकेन को मेज़र करने के लिए हमारे साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल हैं, एनीमोमीटर हैं, बैरोमीटर्स हैं।
फिर वोल्केनो इरेप्शन को कौन करता है मेजर? वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, सिस्मोग्राफ, गैस सेंसर एंड थर्मल कैमरास। नेक्स्ट हमारा टोर्नेडोज को कौन क्या कहते हैं कि मेज़र कर सकता है? इनहेंस फुजिटा स्केल, डॉपर रडार और एनीमोमीटर। ये सारे क्या हैं हमारे जो मेज़र करते हैं जो हमारे ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर? यानी टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर यानी स्थलीय आपदा क्या है? हेल स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, लैंडस्लाइड है या फिर साइक्लोन है? सो आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड्स। बाकी सारे हेल स्टॉर्म और जो लाइटनिंग होती है ये हमारे क्या होते हैं? ऊपर से होते हैं। साइक्लोन जो है वो हमारे क्या है? वाटर का डिज़ास्टर है। तो हमसे क्या पूछा है? टेरेस्ट्रियल यानी लैंड बॉडी का डिज़ास्टर। तो क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होते हैं वो लैंड डिज़ास्टर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर, तो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स डिवाइड होते हैं एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और बायोलॉजिकल्स। तो ब्लिजार्ड्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, टोर्नेडोज, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट्स, हिल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हीट वेव और लू, कोल्ड वेव एक्सेट्रा जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक वाले डिजास्टर्स आते हैं। टेरेस्ट्रियल में आते हैं हमारे अर्थक्वेक, जिनकी वजह से हमारी जो लैंड बॉडी है वो उसमें प्रॉब्लम अराइज होती है। वोल्केनो इरप्शन, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, सबसिडेंस, सॉइल एरोजन। एक्वेटिक यानी वाटर्स के हमारे हैं फ्लड, टाइडल वेव्स, ओशन करंट, स्टॉर्म, सुनामी, ये हमारे क्या हैं? वाटर्स के। और बायोलॉजिकल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज कॉलोनाइजर्स, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेशन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज, ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे बायोलॉजिकल्स में आ जाते हैं। जैसे बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सारे क्या हमारे बायोलॉजिकल के एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, जो कि क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हजार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो शॉर्ट ड्यूरेशन हजार्ड्स कौन से होते हैं? टोर्नेडो होता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला हजार्ड एवलांचेस हैं। यानी अवधि के आधार पर खतरों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? अल्पकालिक खतरा बवंडर है, लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो कैटेगरी है यहाँ पर और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या है? सडन 61,000 जो तुरंत होते हैं। अकर क्विकली, ऑफन, विदाउट वार्निंग, शॉर्ट ड्यूरेशन बट पोटेंशियली हाई इम्पैक्ट्स। तो ये क्या होते हैं? क्विकली अराइजेस हो जाते हैं बिना किसी वार्निंग के। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक विदाउट एनी इंडिकेशन हो सकता है और इससे लॉसेज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। टोर्नेडोज हो गए हैं, सुनामी, वोल्केनिक एरप्शंस, ये ऑल ऑफ सडन होते हैं बट क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं। फिर स्लो वनसेट जो क्या होते हैं? स्लो होते हैं, डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन एंड ऑफन प्रिडिक्टेबल। तो बहुत ही स्लो टाइम में होते हैं, बहुत ही टाइम लेते हैं डेवलप होने में और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? कई बार प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ड्रॉट्स हैं, अगर आपकी रिवर्स काफ़ी टाइम से उनका पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाए? वो रिवर सूख जाएगी और जो वो वाला रीज़न है उसमें क्या हो जाएगा? ड्रॉट्स आ जाएंगे। तो अगर धीरे धीरे रिवर्स का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन एरियाज़ में ड्रॉट्स आने की चांसेस हैं। एपिडेमिक्स हो गए हैं, क्लाइमेट्स हो गए हैं, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं और डेजर्टिफिकेशन हो गया। जैसे आप प्लांट्स काटते जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? मिनरल्स, अगर सॉइल जो है अपने सारे लॉस करती जा रही है सो वहाँ पे क्या हो सकता है? डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं? सम टाइम हाउ मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो होते हैं वो ग्रेजुअली टाइम लेके क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपको क्या कहते हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और कल आप क्या कर देंगे -5 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, बाकी जो अर्थक्वेक्स होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं, सुनामी हो गई, सारे क्या होते हैं? सडन वनसेट हज़ार्ड के एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि ये कभी भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक आपको बता के नहीं आएगा कि कोई बता देगा कि आज से 3 साल बाद ये अर्थ क्या कहते हैं रोटेट कर रही है, यहाँ पे आपको क्या होगा? अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। सो
ये क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ उसके हज़ार्स के। सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको और आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें सो दैट कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियोस को जितने मैं वीडियोस को अपलोड करती जा रही हूँ इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ और आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियोस को आप ज़रूर देखें और उनसे नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस को ट्राई करिए खुद सॉल्व करने के। एक्सप्लेनेशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उन्हें अच्छे से लर्न करिए। नहीं हो रहा है तो साइड में कहीं नोट्स बना के तुरंत लिख लीजिए सो दैट कि आप उस पर बार बार एक नोटबुक बना के रखिए जिसमें आप क्या करें उनको बना के रखें। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका पेपर 200 का होने वाला है और TTPLS भी TGT सोशल साइंस को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट आपको 140 पर प्लस मार्क स्कोर करना ही करना है क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप 60 to 70 पेपर 1 में क्लियर कर ला सकते हैं मार्क्स और अगर आप 80-90 इन PYQs को देखेंगे 80-90 अगर आप इनमें ला लेंगे तो आपका आराम से 140-150 तक मार्क्स बन जाएगा। सो आपका पेपर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट रखिए, अच्छे लेवल में रखिए क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको कोई एक पेपर करा रही हूँ दूसरा पेपर करा रही हूँ तो क्वेश्चन का लेवल कैसा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है सारे क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे लेकिन 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पैटर्न पता चल जाता है। और अगर आप 10 पेपर को डिस्कस करके जाएंगे तो अगर एक पेपर में से 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 10 में से हो सकता है अगर 20 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए सो आपके 20 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता ही होता है तो 30-40 क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग में आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 50 मार्क्स आपके पहले ही आ गए हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको मेहनत करनी ही करनी है जो क्या होंगे इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से बन के आएंगे। तो अगर आप PYQs देखते हैं उनके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं तो आपके उनमें भी मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आप PYQs को ज़रूर देखिए, फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके सो मैं यहाँ पर सारे जितने भी 21 के PYQs है पहले उनको डिस्कस करूँगी, फिर मैं 18 के भी डिस्कस करूँगी। लेकिन 21 का जो है वो रिसेंट में है, इससे चांसेस ज़्यादा हैं आपके क्योंकि ये सबसे नियर है तो पैटर्न ये वाला फॉलो कर सकता है DT+ भी। इसलिए मैं पहले 21 के सारे पेपर्स को क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।